बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने अब कुछ चीज़ों में तेज़ी दिखाना शुरू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोग, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ज़ख्मियों के पास और जो शहदा हैं उनकी फ़ैमिलीज़ के पास पहुँच रहे हैं, उनके घरों में जाकर राब्ते कर रहे हैं और अब चीज़ों को तेज़ किया गया है। शहदा के साथ राब्ते और ज़ख्मियों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको कुछ वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी जिसमें ज़ख्मियों के बयानात भी शामिल हो सकते हैं और शहदा की फ़ैमिलियों के साथ मुलाकातें और उनके साथ बातचीत भी शामिल हो सकती है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ या मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के इस नैरेटिव को तक़वियत देंगी कि डी चौक में गोली चली थी और वहाँ पे शहादतें हुई हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी है और अब तक 12 लाशें मिल चुकी हैं और जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से भी अब कुछ तहकीकात की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने और आहिस्ता आहिस्ता कुछ नंबर आना शुरू हुए हैं। अब तक जिन लापता अफराद के बारे में पता चला है, इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है 100 से ज़्यादा लोगों का। उन्होंने कहा जी मारा भी हमें गया, कत्ल भी हमें किया गया, लाशें भी हमसे छीनी गई। आज तक के मुताबिक 107 लोग हमारे गुमशुदा हैं। शुनीद ये है कि उनमें से 25 से 30 लोग शायद हमें ज़िंदा वापस ना मिलें, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। और देखें, ये और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ लाशें गायब हैं। अब इनकी तादाद के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो लोग लापता हैं अगर तो वो सारे मिल जाएं, अल्लाह करे वो सारे मिल जाएं। अगर वो सारे मिल जाएं तो हालात कुछ और होंगे। अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो फिर उनको कहाँ तलाश किया जाएगा। यानी मुझे वो जुमला याद आ गया उनका। बलूचिस्तान से हमारी बहन है और उन्होंने ये स्टेटमेंट एक दिन दिया था मारूंग बलोच साहिबा ने कि ठीक है, आपने अगर मार दिए हैं तो लाशें ही वापस कर दें हमारे लोग। तो ये तो उस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ बन गई है। इस्लामाबाद डी चौक के अंदर इस तरह का वाक़या हो गया। वो कह रहे हैं जी 107 बंदे हमारे लापता हैं, 25 से 30 लोग शायद हमें वापस ना मिले। लेकिन अभी शायद वाली बात है, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि वो सारे लोग वापस आ जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने अभी तक ये एक्टिविटी तो शुरू की है। मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ़ शायद इसलिए लेट हो रही है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो उनके साथ हुआ है। इमरान खान साहब के बारे में उनकी बहन ने कहा कि वो भी शौक में, यानी उन्हें बड़ा धचका लगा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। एक सदमे में चला जाता है आदमी। यानी कोई इस बात की तवक्को नहीं कर सकता कि रियासत डायरेक्ट गोली चला देगी मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन मुजाहरा करने के लिए आए या एहतजाज करने के लिए आए। तो ऐसा मुमकिन होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई है, ये वाली लिमिट भी क्रॉस हो गई है कि कभी अपने शहरियों के ऊपर डायरेक्ट गोलियाँ नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि जो लोग पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके ऊपर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गई रियासत की जानिब से और इसको सारी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। मेरे पास अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, मैंने उसको पूरी को ट्रांसलेट किया आपके लिए। ये रिपोर्ट जब मैं आपके सामने अभी रखूँगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा पोल खोल कर रख दिया हुकूमत का और हुकूमती दावों का। और अल जज़ीरा जो है वो बैनुल अक़वामी एक इदारा है। ये इसराइल से भी आपको पता है नहीं दबा, अमेरिका से भी नहीं दबा और अल जज़ीरा खुल के अपनी रिपोर्टिंग करता है। और अल जज़ीरा ने जिस तरह से इस सारे मामले का पोल खोला है वो अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अभी चंद चीज़ों में पीछे है। यानी तहरीक इंसाफ़ ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, इसके लिए इनकी दरख्वास्त अभी तक सामने नहीं आई। ये मुझे पता है कि उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ डिले में है। 9वां दिन शुरू हो गया है 26 नवंबर के साने को, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ़ ने बाकायदा अपनी FIR की दरख्वास्त सामने नहीं लाई, ना उन्होंने जमा करवाई है, ना ही CCTV फुटेज के हवाले से उन्होंने कोई कार्रवाई की है। और मुझे लगता है कि FIR के अंदर वो इसको लिखेंगे कि CCTV फुटेज को भी महफूज बनाया जाए और यही ऑर्डर्स वो फिर अदालत के पास लेकर भी जाएंगे, क्योंकि FIR तो दर्ज होनी नहीं है। और FIR क्यों दर्ज नहीं होनी, ये सारी कहानी हमें सुनाई है अल जज़ीरा की स्टोरी ने। अच्छा, अब इसमें जो है अल जज़ीरा की स्टोरी शुरू कैसे होती है, मैं उसी तरह आपको एज इट इज़ बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से ये रिपोर्ट कर रहा है अल जज़ीरा। अनीस शहजाद, उनके डेथ सर्टिफिकेट में कहा गया है कि उनकी मौत ये कूले के ऊपर बैक साइड से गोली लगने से हुई है। वो 26 नवंबर को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हज़ारों हामियों के साथ एहतजाज करते हुए मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का ये कहना है कि वो उस दिन पुलिस की फायरिंग में शहीद होने वाले 1 दर्जन शहरियों में से एक थे। यानी तहरीक इंसाफ़ का ये दावा उन्होंने बताया। ताहम हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन में से कोई भी हलाक नहीं हुआ, हत्ता कि 20 साला शहजाद भी वहाँ पे हलाक नहीं हुआ। ये हुकूमत का दावा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अरकान की जानिब से इस्लामाबाद का मुहासरा करने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रात गए ऑपरेशन में
मुंतशिर होने के एक हफ्ते बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसी बात के ऊपर एक तनाव का शिकार है कि हलाकतों की तादाद कितनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ दावे और फिर हुकूमत की जानिब से, जबकि कुछ पीटीआई रहनुमाओं ने इब्तदाई तौर पर कहा कि सैकड़ों हामी हमारे मारे गए हैं। पार्टी के चेयरमैन गौहर अली खान ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मरने वाले मुजाहिरीन की तादाद 12 है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे एक पैगाम में इस तजाद का मजाक उड़ाया। अल जज़ीरा भी लिख रहा है कि उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये लाशें सिर्फ टिकटॉक पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर मिलेंगी। वो कौम के साथ मजाक और झूठ की सियासत खेल रहे हैं। तारड़ ने उर्दू में अपने इस पैगाम को लिखा था। इससे कबल 28 नवंबर को गैर मुल्की मीडिया से बातचीत के दौरान अता तारड़ ने कहा था कि एहतजाज के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई है। उन्होंने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों पिम्स और पोली क्लिनिक के बयान का हवाला दिया था, जिसमें वफाकी वज़ीर ने कहा कि उन्हें कोई लाश नहीं मिली। उन्होंने अल जज़ीरा के एक सवाल के जवाब में कहा था कि महकमा सेहत ने इसकी तस्दीक करने वाले 2 अलग अलग बयान जारी कर दिए हैं कि जनाब कोई लाश नहीं है, कोई ज़ख्मी नहीं है। अल जज़ीरा ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में मारे गए शहजाद समेत पीटीआई के 4 हामियों के अहले खाना से बात की है, यानी 4 बंदों तक वो पहुंचे हैं 12 में से। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह से भी राब्ता किया गया और दावों और जवाबी दावों पर पूछा गया जनाब आप बताएं, जवाब दें। ताम इंतज़ामिया में से किसी ने भी अल जज़ीरा को जवाब नहीं दिया। ना इसराइल अल जज़ीरा को जवाब देता है, ना ये हुकूमत अल जज़ीरा को जालिम जवाब देता ही नहीं है। पीटीआई ने अब इन 12 हामियों के नाम जारी कर दिए हैं जो उनके बकौल 24 से 26 नवंबर के दरमियान मारे गए थे, जिनमें कम अज़ कम 10 मुबैना तौर पर गोलियों से जख्मी हुए थे। इनमें सुबह पंजाब के एक छोटे से शहर कोटली सतिया से ताल्लुक़ रखने वाला शहजाद भी था और ये लोग अभी तक सदमे में हैं। ये अब उनकी स्टोरी आ रही है। शहजाद के कज़न नफीस सत्ती ने नौजवान को पीटीआई का एक अकीदतमंद सपोर्टर बताया, जिसने रैली में शामिल होने पर इसरार किया था। सत्ती ने अल जज़ीरा को बताया कि हम सब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे क्योंकि इमरान खान उनके सियासी आइडियल हैं और उसके मुतालबा किया था इमरान खान ने एहतजाज का। सत्ती ने अल जज़ीरा को बताया कि इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की सरबराही में मुजाहिरीन फरवरी के इंतखाबी नताइज को तब्दील करने, इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई और आला अदालती तकर्रियों की हुकूमत की निगरानी की इजाज़त देने वाली आइनी तरमीम को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। अब आप शऊर का अंदाज़ा करें कि अल जज़ीरा को एक शख्स बता रहा है कि जनाब ये मुतालबात थे इमरान खान साहब के, जिसकी वजह से हमारा कज़न शहजाद जो है वो इस एहतजाज के अंदर गया था। 26 नवंबर की सपहर पीटीआई के सैकड़ों हामी इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों के करीब एहतजाज का मरकजी मुकाम डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां उन्होंने पुलिस के खोखे को आग लगा दी। ये पुलिस के बकौल है। यहाँ पे खान के हक में नारे लगाए और पार्टी के झंडे लहराए। शहजाद इनमें से एक था। मुजाहिरीन का जल्द ही नीम फौजी दस्तों से आंसू गैस और रबड़ की गोलियों के साथ सामना हुआ। उन्होंने मुबैना तौर पर बराह रास्त गोलियां भी चलाई, हालांकि हुकूमत इसकी तरदीद करती है। शहजाद के आला खाना को शाम 4 बजे के करीब पोली क्लिनिक से कॉल मसूल हुई, जिसमें बताया गया कि वो शदीद जख्मी है। उनके पहुंचने तक अनीस जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुका था। सत्ती ने कहा कि 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उसकी मां और सबसे छोटा भाई जो है वो अभी तक सदमे में है। उसका भाई अब बार बार बेहोश होता रहता है। हमारा पूरा खानदान तबाह हो चुका है। अच्छा, ये एक कहानी। अब दूसरी बता रहा है अल जज़ीरा। ये सानिया अनीस के खानदान से भी बाहर है, एक और खानदान का। पीटीआई के एक और हामी एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला मुबीन औरंगजेब 9 अफराद के खानदान का वाहिद कमाने वाला था और कई सालों से इस्लामाबाद में रहता था। इनके छोटे भाई असद ने बताया कि मुबीन जो पीटीआई के एक सरगर्म कारकुन है, उन्होंने एहतजाज में शिरकत का मनसूबा बनाया था, लेकिन ख़ानदान को इसमें शामिल खतरात की हद तक ख़ानदान को एहसास नहीं था कि इतना ख़तरा होगा। वो मेरी बहन से फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक कॉल बंद हो गई। जब उसने वापस फ़ोन किया तो एक अजनबी आवाज़ आई और बताया गया कि मुबीन को गोली लग गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। असद और ख़ानदान के दीगर अफराद पोली क्लिनिक अस्पताल तक पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद करते रहे। रास्ते बंद थे जहाँ मुबीन को ले जाया गया था। मुजाहिरीन की मजीद लहरों को इस्लामाबाद के क्लब तक पहुँचने से रोकने के लिए सड़कें बंद कर दी गई थी और अस्पताल तक पहुँचने वालों का कहना था कि वहाँ के हुक्काम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे थे। अस्पताल वालों ने इब्तदा में लाश को देने से इनकार कर दिया। कई घंटों की इल्तिजा के बाद उन्होंने आधी रात के करीब लाश हवाले कर दी। असद ने कहा कि ख़ानदान अब भी अपने नुकसान से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो 3 बहनों के बाद पहला बेटा था
और हमारे वालिदैन का पसंदीदा बेटा था। आप उनकी हालत का तसव्वुर नहीं कर सकते। 22 साल असद ने कहा और उन्होंने बताया कि अब खानदान की कफालत की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। अल जजीरा से बात करने वाले खानदान के दीगर अफराद ने भी ऐसी ही कहानियां सुनाई हैं कि उनके लिए अस्पताल के हुक्काम से अपने प्यारों की लाशों को वापस लेना कितना मुश्किल था। जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उन पर पहली मालूमात की रिपोर्ट यानी FIR दर्ज ना करवाने के हलफनामों पर दस्तखत करवाए गए, यानी उनसे दबाव डाला गया कि आप FIR नहीं करवाएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे। इन चीजों के ऊपर उन्हें कहा गया कि दस्तखत करें फिर अपनी लाश ले जाएं। मुबीन के खानदान की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल वली ने अपने भाई मलक सदर अली की लाश को वापस लेने के लिए बहुत जिद्दोजहद की, जो 26 नवंबर की शाम को इंतकाल कर गए थे। अल जजीरा की तरफ से देखे गए पिम्स अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक सदर अली PTI के एक सरगर्म रुकन जो दुबई से पार्टी की तकरीबात में शिरकत के लिए अक्सर सफर करते थे, सर में और बाजू में गोली लगने की वजह से हलाक हो गए थे। वली ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले अफसरान ने इन पर अपने भाई के कत्ल के बारे में FIA दर्ज ना करने का वादा करते हुए एक बयान पर दस्तखत करने के लिए दबाव डालने की बहुत कोशिश की। वो मुझ पर दबाव डालते रहे, लेकिन ये मैं कैसे वादा कर लेता कि जब मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुसलसल इल्तिजा के बाद हमारे खानदान को लाश वापस की गई ताकि उसकी हम तदफीन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल में 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। PTI के मुतासरीन की फहरिस्त में मोहम्मद इलियास भी शामिल है, जो 25 नवंबर की रात मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ होने वाले हिट एंड रन के वाक़े में मारा गया था। ये जब रेंजर्स वाले गाड़ियां भगा रहे थे और जा रहे थे, तो वहाँ पे जो रेंजर्स और FC के लोग गाड़ियों के नीचे आए थे, वहाँ पे इस हादसे के अंदर मोहम्मद इलियास भी एक शहीद हो गया था और रेंजर्स और FC के एहलकार भी शहीद हो गए थे। इलियास की लाश को 26 नवंबर की अव्वली सातों में यानी जल्दी लेकर जाया गया। अस्पताल की तरफ से जारी करदा और अल जजीरा की तरफ से देखे गए इनके डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक इनके बड़े भाई महफूज अली, जिन्होंने खुद अक्टूबर में PTI की गुज़िश्ता एहतजाजी कॉल के बाद तकरीबन 4 हफ्ते जेल में गुजारे थे, उन्होंने कहा कि वो और इलियास के साथ दीगर पार्टी कारकुनान भी शामिल हुए जब वो इस्लामाबाद के दाखिली मुकाम पर जमा होने वाले हामियों के काफिले का इस्तकबाल के लिए जमा हुए, तो खैबर पख्तूनख्वा में 25 नवंबर की रात को जो काफिले आ रहे थे हम उनके लिए वहां पे जमा थे। उन्होंने बताया कि अफरा तफरी को उस वक्त उन्होंने बयान किया कि जब सिक्योरिटी की गाड़ियां मुजाहिरीन के हुजूम से गुजर रही थी, उन्होंने मेरे भाई समेत कई लोगों को मार डाला। ये उन्होंने बताया। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल के हुकाम ने इलियास की लाश को देने में ताखीर की और कानून के निफाज के इल्ज़ाम से बरी करने पर मजबूर किया, यानी आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करें आप। उन्होंने कहा मैंने ऐसा बयान देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने लाश हवाला करने से पहले मुझे 12 घंटे तक इंतजार करवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने भाई को खो देने या खुद जेल में वक्त गुजारने के बावजूद PTI और उसके रहनुमा खान के लिए उनकी हमायत बिल्कुल कम नहीं होगी। देखो, मेरे वालिद 1987 में कराची में नस्ली तशद्दुद में मारे गए थे। अब मेरा भाई मारा गया है, जबकि उसकी बीवी 6 माह की हामला है। नवीद अली ने कहा कि लेकिन ये धचके PTI या इमरान खान के लिए मेरी हमायत को तब्दील नहीं करेंगे। हम नजरियाती हामी हैं और खान के लिए अपनी जान दे देंगे। ये जनाब अल जजीरा की रिपोर्ट है। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि कैसे एक एक लाश देने के लिए इस हुकूमत ने महकमा सेहत के ज़रिए से तड़पाया है लवाहिकीन को। इन्हें बिल्कुल शर्म भी नहीं आई और अभी भी कई लोग अपने प्यारों को तलाश करते फिर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उसको लापता किया गया है या उसको मार दिया गया है, वो ज़िंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा कि शेर अफजल मरवत साहब ने बताया। अब जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है और इन दोनों ने अपने स्टेटमेंट में यह दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अब कभी एहतजाज की कॉल ना दे सके, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ डी चौक में, उन्हें लगता है कि PTI की कमर टूट गई है। लेकिन मेरा ज़रा थोड़ा सा ना अंदाज़ा मुख्तलिफ है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को पहचानने में अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने भी गलती की है और PDM की जमातों ने या इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने भी गलती की है। मैंने नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू किया था आज से चंद साल पहले, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बातों बातों में एक बात कही थी कि इमरान खान का मुखालिफ ये बात जान ले कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। इनको आइडिया भी नहीं है ये किस लेवल का आदमी है। उन्होंने बहुत डराते हुए ये बात की थी। तो मुझे लगा शायद दोस्ती यारी में कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अगर इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ना करते तो इमरान खान से इतनी मार ना खाते। हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की
पीडीएम की जमातों ने, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अब इमरान खान की ब्रेक लग जाएगी, यानी इनका अंदाजा था कि इमरान खान जेल में जाएगा, 2 दिन में टूट जाएगा। आज 1.5 साल होने वाला है, इमरान खान को जेल में जाने पे ये इतना सभी नहीं तोड़ पाए। वो अपने मौक़िफ़ में पीछे हटने की बजाय 4 कदम आगे ही आ गया है और आज उसका असर रसूख और मुल्क के अंदर उसका तोती ज़्यादा बोलता है। फवाद चौधरी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। सवाल ये किया गया था कि इमरान खान ने कहा कि मेरे पास आखिरी कार्ड है, तो वो कौन सा कार्ड है? तो फवाद चौधरी ने कहा सारे कार्ड ही इस वक्त इमरान खान के पास हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इमरान खान के गिर्द घूमती है, वही पॉलिटिक्स को घुमाता है और वही फैसले करता है कि अब क्या होगा। तो इमरान खान जेल से एक आवाज़ देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। ये सब जानते हैं और ये कैपेसिटी सिर्फ इमरान खान के पास है। मेरे ख्याल में गलती की गुंजाइश नहीं है हुकूमत के पास और गलत एस्टीमेट करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इमरान खान साहब अभी कॉल दे दें कि 4 दिन के बाद दोबारा आना है, तो आप देखिएगा जैसे पहले लोग आए थे, लोग फिर निकलकर 4 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे और ये ऐसे ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मरियम नवाज साहिबा ने यूनिवर्सिटी का एक का दौरा किया, मुझे कुछ लोगों ने खबरें दी हैं तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बड़ा उसका चर्चा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में मरियम नवाज पहुंची, नौजवानों के साथ खिताब किया। इनका ये ख्वाब ही रह जाएगा कि ये ओपनली जाके नौजवानों को मिले और उनके साथ बातचीत करें। ये बंद कमरों में नौजवानों के साथ मिल सकते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में नौजवानों के ऊपर पुलिस खड़ी करके, सिक्योरिटी खड़ी करके ये नौजवानों के साथ मिल सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं मिल सकते। एक तो पहले जो प्रोग्राम है वो आप देख लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है ये इमरान खान साहब का प्रोग्राम था, जिसको एहसास प्रोग्राम का स्कॉलरशिप था, एक एहसास स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब ने दिया था। इमरान खान साहब का प्रोग्राम ये था कि जितने भी तलबा जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और पढ़ते भी ठीक हैं, तो एक कमेटी बना के उनका फैसला किया जाए और उनको दिया जाए स्कॉलरशिप। लेकिन इस हुकूमत ने आगे तब्दील ये कर दिया कि जो ज़्यादा नंबर लेगा उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी ज़्यादा नंबर तो वही लेगा ना जिसके पास ज़्यादा सहूलतें हैं, जो बेहतर तालीम हासिल कर सकता है, जो ज़्यादा अच्छी ट्यूशन भी ले सकता है, जो ज़्यादा मेहनत कर सकता है, जो नौकरी नहीं करता अपनी पढ़ाई के साथ। अब वो बच्चा जो गरीब है, जो पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर रहा है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो ज़्यादा नंबर नहीं ले पाएगा। इसलिए इमरान खान साहब ने क्राइटेरिया रखा था कि कमेटी बनाई थी कि आप देखेंगे कि गरीब हो और मुस्तहिक हो और तालीम हासिल करना चाहता हो और मुनासिब तालीम भी ले रहा हो, तो आप उनको देंगे। आप अब कई बच्चे हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको आप स्कॉलरशिप देते हैं तो उनको क्या फ़ायदा उसका। लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया तब्दील करके ये वाला कर दिया, इमरान खान वाला तब्दील कर दिया। दूसरा, इन्होंने उसके पैसे कुछ बढ़ा दिए लेकिन तलबा की तादाद कम कर दी। पैसे ओवरऑल उतना ही है, लेकिन इन्होंने मिसाल के तौर पे इमरान खान अगर 3000 बच्चों को पैसे दे रहे थे तो इन्होंने 2000 बच्चों को पैसे दिए, लेकिन पैसे थोड़े बढ़ा दिए। तो इस तरह इन्होंने थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके उसको अपना नाम दे दिया कि मरियम नवाज का कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आ गया। अब ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये गए, हेले कॉलेज वाली साइड पे, अबू बकर साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो जर्नलिज्म करते हैं। मैंने तकरीबन उनका कोई 20 साल का तजुर्बा है। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका बहुत आना जाना और बहुत ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने बताया जी कि 30,000 के करीब इस कैंपस के अंदर तालिब इल्म हैं। तमाम तालिब इल्मों को छुट्टी दे दी गई थी और ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर दिया गया था। यानी तलबा नहीं आएंगे जिस दिन मरियम नवाज आएगी यूनिवर्सिटी में। वजह यह है कि फिर तलबा जो है वो नारे लगाएंगे, तलबा जो है वो सच बोलेंगे, तलबा जो है वो आईना दिखाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा मरियम नवाज से, तनकीद तो बर्दाश्त होती नहीं इनसे। तो लिहाजा डरे हुए इतने हैं कि सारे तलबा को दे दी छुट्टी और जिन तलबा को देने थे स्कॉलरशिप सिर्फ उनको बुला लिया। अब वो तलबा बनते हैं कुछ 10-15% बनते हैं, 10% मेरे ख्याल में बनते हैं पूरी यूनिवर्सिटी का। यानी 90% तलबा को छुट्टी दे के घर भिजवा दिया। 30,000 तो टोटल जो है ना वो तलबा है और 30,000 में से इन्होंने 90% तलबा को भिजवा दिया उनके घरों में और उन्हें कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें। मरियम नवाज के आने से पहले चंद दिन तक जो 5 या 6 वजीर हैं सूबाई, वो यूनिवर्सिटी में ब्रीफिंग के लिए आ चुके। पुलिस की सारी सिक्योरिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थी और तलबा को तकरीबन काबू करके तो ये एक प्रोग्राम किया गया, आप अंदाज़ा करें। और वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तलबा सियासत में ना जाएं, डी चौक में ना जाएं, एहतजाजी सियासत से अपने आप को दूर रखें और सारी सियासी तकरीर कर दी वहाँ पे। एक तो तलबा को कहा सियासत में ना जाएं और वहाँ पे खड़े होकर सारी सियासी तकरीर कर दी। ये तलबा थे जिन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासत में लेकर आए थे। कायदे आज़म ने इनको अहम जिम्मेदारियाँ दी थी। ये तलबा थे जो पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आज़म का हर अव्वल दस्ता थे। ये तमाम किताबों के अंदर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप इन तलबा को सियासत से दूर नहीं कर सकते और इनसे अब सियासी शऊर छीन नहीं सकते।
मरीम नवाज़ के बारे में वहाँ रिपोर्ट हुआ, जब मरीम नवाज़ आई तो उससे पहले बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग दी गई तलबा को कि आपने खड़े होकर इस्तकबाल करना है और आपने मरीम नवाज़ का ये करना है और वो करना है। तो वहाँ जो बच्चों ने रिपोर्ट किया अबू बकर साहब के मुताबिक, उन्होंने कहा जी बहुत थोड़े से लोग खड़े हुए, चंद बच्चे बच्चियाँ खड़े हुए, बाकी सारे वहाँ बैठे रहे। उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा का इस्तकबाल भी ठीक तरीके से नहीं किया, लेकिन ये अपनी तकरीर करके वहाँ से निकल ली। अब एक जो नमाजी जो नमाज़ पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, उसके हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया और हुकूमती अकाउंट्स ने इसको बराबर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया और झूठ बोला और पश्तूनों के खिलाफ नफरत फैलाई। उन्होंने कहा ये रहीम अफ़गानी नाम का कोई पश्तून था और ये टिकटॉक बना रहा था, लेकिन अब असली आदमी ताहिर अब्बास तारड़ जो है वो सामने आया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास। वहाँ उसकी मुलाकात हुई बाकी लोगों के साथ भी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर के साथ भी मुलाकात हुई। तो ताहिर अब्बास तारड़ ने बताया जी मैं तो नमाज़ पढ़ रहा था, अचानक से अटैक हो गया और मुझे दुआ करने के दरमियान उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया। मैं गिरा, लोग समझे मैं मर गया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई है। ये देखे मैं ज़ख्मी, और वो काफ़ी ज़ख्मी था। उसने कहा इमरान खान दोबारा बुलाएगा मैं फिर जाऊँगा। तो अब ये जो फेक न्यूज़ चल रही है इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? अभी एक नया कानून भी बना रहे हैं ना कि फेक न्यूज़ पे कोई 10 साल अंदर कर देंगे, वो पता नहीं 10 लाख जुर्माना कर देंगे, 5 साल अंदर कर देंगे। और भाई ये हुकूमत ही फेक है, ये वजीर भी फेक है, ये मैंडेट ही जाली है, ये वजीर आजम भी जाली है, ये वजीर आला भी जाली है, ये जितने वजीर हैं ये भी जाली है, सदर का इलेक्शन भी जाली हुआ है, क्योंकि मैंडेट ही जाली है। अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया, लाके किसी और को बैठा दिया। जिस मुल्क की हर चीज़ जाली हो और जालसाजी के ऊपर चल रही हो, वहाँ पे फेक न्यूज़ के ऊपर जनाब सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए और इस हुकूमत को तनकीद से बचाने के लिए, इन जालसाजों की प्रोटेक्शन के लिए इस किस्म के भोंडे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके सामने आएंगी, अब देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।